जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके पहले भी लेक्चर में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे क्रांतिक कोण के बारे में स्पेशल थोड़ा। ठीक, कहने का मतलब जो हमने इसके पहले लेक्चर में सीखा था पहले उसका थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें बात की आसानी से समझ में आ जाएं। तो जैसे कि आपकी हेडिंग पड़ी हुई है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमने क्या बताया था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर ध्यान से समझो, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ढंग से पढ़ा था, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन चल रहा है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, किसी व्यक्ति के घर जाना और आप दूसरे के घर पहुंच जाओ। फिर इसके हमने दो कंडीशन बताई थी। ठीक, अपवर्तन दो तरह से होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर, हेडिंग बना लो, अपवर्तन दो तरह से होता है। अब देखो समझना, ये अपवर्तन के नियम नहीं लिख रहे हैं हम, नियम अलग चीज होती है। बहुत से लोगों को इस डाउट हो जाता है। ठीक, पहला होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और दूसरा अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ध्यान से समझना, दो टाइप से होगी घटनाएं इसमें। एक जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, दूसरी जब सघन से विरल जाएगी। सघन से विरल का मतलब हो गया, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे प्रकाश किरण कांच से वायु में जाए, या प्रकाश किरण जल से वायु में जाए, या प्रकाश किरण कांच से जल में जाए। ये तीन घटनाएं इसकी हो सकती हैं। ध्यान से समझना, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रहा है यानी कांच से वायु। अब कांच और वायु की तुलना करोगे तो कांच होगी सघन और वायु होगा विरल। अब जल और वायु की जब तुलना करोगे तो जल होगा सघन, वायु होगी विरल, और कांच और जल की जब तुलना करोगे तो कांच हो जाएगा सघन और जल हो जाएगी विरल। अब समझना क्या है, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने जो जल लिया है वो सघन लिया और यहाँ पर जल हो गया विरल, क्योंकि ये जो सारी चीजें लिखी हैं ये आपकी लिखी हुई है सघन की, और उधर वाली जो लिखी है ये सब हो गई विरल। ठीक, अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एक जल यहाँ पर सघन का काम कर रहा है, यहाँ पर विरल का। एक ही वस्तु दो रूप में कैसे आ सकती? तो अब ये ध्यान से समझना, हम लोग ये देखते हैं कि किन किन वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है, किन किन चीजों के बीच में तुलना हो रही है। तो जब जल और वायु की तुलना करोगे तो उस स्थिति में जल होगा सघन और वायु होगी विरल, और जब कांच और जल की तुलना करोगे उस स्थिति में कांच सघन होगा और जल विरल। तो ये हो गई आपकी पहली घटना, यानी जब सघन से विरल में जाते हैं। अब ध्यान से समझना, दूसरे के लिए जब विरल से सघन में जाओगे तो जस्ट इसका अपोजिट लिख दो, यानी जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, या जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है, या फिर जब प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है। ठीक, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, उसी हिसाब से हम समझते हैं कि प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है। ठीक है ना।
अब ध्यान से समझो, वायु से कांच में जाओगे तो वायु हो गया विरल, कांच हो गया सघन। जब वायु से जल में जाओगे तो वायु विरल हो गया और जल सघन हो गया। जब जल से कांच में जाओगे उस स्थिति में जल आपका विरल होगा और कांच सघन। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी विरल की और ये इधर हो जाएंगी सघन की। ठीक, तो ये तो हो गए इसका एग्जाम्पल। अब किस हिसाब से घटनाएं थी वो भी समझ लो। पहला नियम यहाँ पर डालते हैं। पहला नियम क्या है? सघन से विरल, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले चित्र बनाइए। सघन से विरल के लिए हमने क्या बताया था? इस टाइप से एक चित्र बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी और ऊपर सघन से विरल जा रहा है। अब देखो, जब सघन से विरल जा रहे हो तो सघन में ऊपर आप ले सकते हो कांच। क्या ले सकते हो? कांच। इसको हम लोग कहेंगे सघन। और नीचे ले सकते हो आप विरल के लिए, लिख लो यहाँ पर जल। ठीक, सघन और विरल। अब ध्यान से समझना, कांच जो है आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे लाइनें बना लो ताकि समझ में आए कि ऊपर वाला जो एरिया हम लोगों ने लिया वो कांच का है और नीचे वाला जो है वो जल का है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब देखो, जब प्रकाश किरण, हमने क्या बोला? सघन से विरल में जाती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही ऐसे। अब ध्यान से समझना, आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब देखो ध्यान से, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी यहाँ से अगर माध्यम चेंज ना हुआ होता तो ये मान लो प्रकाश किरण बिंदु ए से आकर यहाँ ओ से होती हुई बिंदु बी पर जाती। लेकिन गौर से समझोगे तो कांच से विरल, कांच यानी सघन है और जल है विरल। तो जब सघन से विरल में जाती तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती और मान लो ये यहाँ पर आ गई बिंदु सी पर। अब ध्यान से समझो, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो अब ध्यान से समझना कि आपको ये आपतित किरण हो गई तो ये वाली हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। अब देखो ध्यान से समझो, इस स्थिति में यदि आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण का मान ज्यादा है कि अपवर्तन का कोण, तो इस स्थिति में जो आपका है R बड़ा होगा I से, या फिर ऐसा कह सकते हैं I छोटा होगा R से। ठीक, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से समझा था, आज थोड़ा सा उसी का क्विक रिवीजन है। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी पथ भ्रष्ट हो जाना, किसी रास्ते पर आप जा रहे हो और रास्ता भूल जाओ, दूसरी जगह पर पहुंच जाओ, बस यही घटना आपका अपवर्तन कहलाती है। कभी भी आपको किसी दुकान में जाना हो, किसी व्यक्ति के यहाँ जाना हो और गलती से आप रास्ता भटक के किसी दूसरी दुकान पर पहुंच जाओ या किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुंच जाओ तो समझ जाना ये घटना हो गई अपवर्तन। अब ये घटना अपवर्तन नहीं, एक समझाने का तरीका है ताकि आप लोगों कभी भूलो ना, ये याद बना रहे। समझ रहे हो ना बात को? कहने का मतलब, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अपने मार्ग से विचलित। अब देखो, विचलित हुई तभी तो ये दूर हटी है। कहने का सेंस समझो, जब ये विचलित हुई है तभी तो दूर हटी, नहीं तो ये आती यहाँ पर सीधी प्रकाश किरण। लेकिन जैसे यहाँ पर कांच से ये जल में प्रवेश करी तो इसका माध्यम बदल गया। इसी के आगे एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के तब ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया यहाँ पर कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होता है और आपतन कोण का मान कम होता है। यही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कहेगा एक प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश करती है। क्या कहेगा? एक प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश करती, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा होगा? ऑप्शन दे देगा, आपतन कोण का मान बड़ा होगा अपवर्तन कोण से, दूसरा ऑप्शन होगा अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा आपतन कोण से, तीसरा दोनों बराबर होंगे, चौथा इनमें से कौन है। इस टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं। तो ठीक, तो जब भी सघन से विरल जाओगे हमेशा ध्यान रखना जो अपवर्तित किरण है अभिलंब से दूर हटेगी और यहीं से आप समझ जाओ जैसे दूर हटेगी तो यहाँ से ये इतना जो एंगल है ये I की तुलना में बढ़ जाएगा, और जब ये दूर हटेगी बढ़ जाएगा, इसका मतलब R का मान बड़ा हो जाएगा, और R बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब I का मान छोटा होगा। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं यहाँ पर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? सघन से विरल पढ़ चुके हम लोग, अब पढ़ेंगे विरल से सघन। क्या पढ़ेंगे? विरल से सघन। अब इसको समझो ध्यान से।
विरल से सघन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए चित्र बनाइए। विरल से सघन, अब ध्यान से समझना जरा। जैसे हम लोगों ने ये चित्र बना लिया, विरल से सघन, तो ऊपर आप ले लीजिए वायु, ये हो गया विरल, ठीक, और नीचे आप ले लीजिए जल, ये हो गया सघन। फिर से समझ लो एक बात, अब डाउट में मत रहना कि यहाँ पर जल विरल है, वहां पर जल सघन कहते। हम लोग ये देखते हैं कि तुलना किसके किसके बीच में हो रही है। यहाँ ऊपर कांच था, नीचे जल, तो कांच सघन हो गया, जल विरल हो गया। और यहाँ पर ऊपर वायु, तो वायु और जल की तुलना में जल सघन होता है, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अब ध्यान से समझो, अब ये मान लो प्रकाश किरण यहाँ से आई, ठीक, ये वायु से आई। अब नीचे क्या है आपका माध्यम? जल। अब ध्यान से समझना, जब प्रकाश किरण, इसके पहले वाले में हमने क्या समझा था? पहले वाले चित्र में जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन है, तो अब ध्यान से समझना जरा। अब ये प्रकाश किरण मान लो इसको यहाँ आना चाहिए था बिंदु बी पर, कहाँ आना चाहिए था? बिंदु बी पर। फिर से समझ लो, ये लाइन ब्लैक से खींचते हैं ऐसे, ठीक। और इसको कहाँ आना चाहिए था? बिंदु बी पर। अब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये आगे सी पर। यानी दोनों ही स्थितियों में देख रहे होगे अपना रास्ता भटक रहे प्रकाश किरण। अब ध्यान से समझना जरा, ये आ गई बिंदु सी पर। इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ये किरण हो जाएगी आपतित किरण और इसको कहेंगे हम लोग अपवर्तित किरण, ठीक। फिर से समझ लो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहीं से आप समझो, अब आप ये बताइए इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्यादा होगा या अपवर्तन कोण का? अब देखो ध्यान से, जितना ये आई यहाँ पर होता है उतना ये टोटल होता है। अब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई है, क्या हुआ है? अभिलंब की ओर झुक गई, यानी इतना एंगल जितना ये झुकी है अभिलंब की तरफ उतना एंगल कम हो गया, क्योंकि आर आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी जो प्रकाश किरण सी है यहाँ से यहाँ के बीच को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। तो इसका मतलब है ये आई का मान बड़ा होगा आर से। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था? आर बड़ा था, इस कॉन्सेप्ट में क्या है? आई बड़ा है। यानी जो आपतन कोण है, आपतन कोण ये बड़ा होगा, ठीक है ना, आपतन कोण बड़ा होगा। और अपवर्तन कोण ये कैसा होगा? छोटा। आई होप आप कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती, जैसे ही दूर हटेगी आर बड़ा हो जाएगा, आई छोटा रहेगा। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, आर छोटा हो जाएगा, तो उस स्थिति में आई को बड़ा माना जाएगा, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो ये होता है अपवर्तन। अपवर्तन दो तरह से, जब सघन से विरल जाए और विरल से सघन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसकी बहुत डिटेल से चर्चा की थी और इसमें भी की, क्योंकि टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रफ करते हैं और कुछ आगे की चर्चा। अब देखो समझो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक। वो थी घटनाएं किस प्रकार से होती हैं जो हम लोगों ने दो सीखी। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी दो होते हैं, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अब गौर कीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी दो होते, तो लिखोगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक। समझिए कौन कौन से। नंबर एक, जब प्रकाश किरण, या ऐसे समझो, थोड़ा सा
यहाँ पर रफली ऐसे चित्र बना लेते हैं। और ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। ठीक, इसको आप यहाँ पर वायु मान लीजिए और इसको क्या मानोगे जल। चित्र से हम लोगों को जो है ना नियम रटने नहीं पड़ेंगे, आसानी से सीख जाओगे। ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी और विरल से सघन की ओर जा रहे हैं, तो ये इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभी अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक, और इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसको कहते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। ठीक, अपवर्तित किरण। और ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखो इससे बहुत आसानी रहेगी हम लोगों को समझने में। इसको कहते हैं आई आपतन कोण और इसको कहते हैं आर अपवर्तन कोण। अब देखो जो आपने परावर्तन में पहला नियम पढ़ा था वही इसका पहला नियम होता है, ध्यान से समझना। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहने का मतलब जहां आपतित किरण है वहीं अभिलंब है और वहीं अपवर्तित किरण, ये तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो पहला नियम यही होता है। तो पहले नियम में क्या लिखोगे? आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। बात समझ में आ रही है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन में हम लोगों ने क्या सीखा था? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। जब परावर्तन की घटना होगी तो यहाँ पर आप जोड़ोगे परावर्तित किरण, जब अपवर्तन की घटना होगी तो यहाँ पर जोड़ोगे आप अपवर्तित किरण। बाकी पूरा नियम सेम है। अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझो। यहाँ पर आपतन कोण का मतलब होता है आई, ज्या का मतलब होता है साइन, अपवर्तन कोण का मतलब होता है आर और ज्या का मतलब होता है साइन। और इनका जो अनुपात है एक नियतांक होता है। तो इसी से एक फार्मूला निकल के आता है साइन आई बटे साइन आर। ध्यान से समझना, जहां कहीं भी साइन वर्ड कब जोड़ोगे? जब आपका लिखा होगा ज्या। और कॉस वर्ड कब जुड़ता है? जब लिखा होगा कोज्या। ये आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जब भी किसी भी डेफिनेशन में आपको साइन लिखा मिल जाए तो हमेशा वहां पर ज्या यानी ज्या लिखा मिल जाए तो साइन जोड़ेंगे, कोज्या लिखा मिल जाए तो कॉस जोड़ेंगे। और अनुपात कर दे तो अपान में कर देते। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, और इसी एन को हम लोग कहते हैं नियतांक। तो ये है स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम। रेलवे वगैरह के एग्जाम में आ चुका है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा स्नेल का नियम। और भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना? तो स्नेल वाला क्लिक करोगे। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, और इसके नीचे लिख दोगे जहां एन बराबर है आपका अपवर्तनांक, ठीक, आई बराबर है आपतन कोण और आर बराबर है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। तो ये था पूरा आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से समझ लो, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। नोट्स बनाते जाइए। जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं बहुत आपको जनरल साइंस आसानी से समझ में आ जाएगी। और जनरल साइंस में अभी हम लोग लेके चल रहे हैं फिजिक्स। जैसे ही फिजिक्स खत्म होगी उसके बाद आपकी कुछ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और फिर बायोलॉजी। पूरी जनरल साइंस आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? तो ये हो गए इसके अपवर्तन के नियम।
ये किस नाम से दूसरा वाला जाना जाता है? स्नेल के नियम से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? क्रांतिक कोण की। इसका क्विक रिवीजन इस वजह से करवाया है क्योंकि यदि ये दोनों नियम आपको कंप्लीट नहीं होंगे तो क्रांतिक कोण आप अभी तक जो काम करते आए हो हर साल रटते हो। 10th में भी आपने रटा होगा, 12th में भी रटा होगा और फिर भी भूल गए होगे। बहुत से स्टूडेंट को अभी क्रांतिक कोण नहीं पता होगा। आज के बाद गारंटी हमारी, आप कभी नहीं भूलोगे। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो, समझने का प्रयास करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर लिया और अब हेडिंग डाल लीजिए अगली, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, क्रांतिक कोण। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। हेडिंग क्या डालोगे यहाँ पर? क्रांतिक कोण। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से समझो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सघन माध्यम में बना, ध्यान से समझना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ध्यान देना शब्दों पर, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, आप धैर्य बनाए रखो और देखोगे समझने के बाद लाइफ में आप ना तो डेफिनेशन भूलोगे और ना ही कभी ये कॉन्सेप्ट भूलोगे। अब देखो, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। अब जैसे यहाँ पर एक हम चित्र बनाना चाहें, ठीक, तो ये इस टाइप से हम लोगों ने बड़ा एक माध्यम बना लिया और इसको आप सभी लोग जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ऊपर वाला माध्यम अब हम लोगों का रहने वाला है सघन, यानी आप मान लीजिए कांच, और नीचे वाला है जो ये रहेगा विरल। कैसा रहेगा? विरल, यानी इसको आप मान सकते हो जल। ध्यान से समझना, ये कांच माना है हम लोगों ने, ठीक, ऐसे ऐसे कांच टाइप का बना लीजिए, ठीक, और ये है आपका जल। ठीक, अब ध्यान से समझना, हमने क्या बताया था कि जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से, अब देखो आना चाहिए था इसको यहाँ पर सी पर, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लो यहाँ पर आ गई। इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहते हैं आर अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अब किसी किसी को ये लग रहा होगा कि फिर से वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से समझना जरा, इसी में ही आपका क्रांतिक कोण निकलता है। अब ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बताया? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि यह घटना कौन सी है तो यह हो गई अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना। अब ध्यान से समझो, जैसे ये प्रकाश किरण यहां से आई तो यहां से दूर हट गई। अब हम आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाते। इस प्रकाश किरण को अगर हम थोड़ा और नीचे कर दें, ध्यान से समझना, बस ये आज आपको समझ में आ गया तो समझ लो क्रांतिक कोण की टेंशन खत्म। अब ये प्रकाश किरण यदि आपने थोड़ा सा नीचे की है तो ये जो अपवर्तित किरण है ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी। मान लो अब ये बिंदु बी ये हो गया। ध्यान से समझने का प्रयास करो।
जैसे ही प्रकाश किरण को आप नीचे करोगे ये प्रकाश किरण थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा और नीचे कर दें, ठीक, तो ये प्रकाश किरण यहाँ आ जाएगी मान लो। अब ध्यान दो जरा, ये होता है आपका आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। अब आपतन कोण आप बढ़ा रहे हो थोड़ा थोड़ा, पहली स्थिति में इतना बढ़ाया फिर इतना बढ़ाया। अब मान लो लास्ट में आपने प्रकाश किरण यहाँ से निकाली और यह प्रकाश किरण सीधे इसी माध्यम के बराबर आ गई, यानी जहां से माध्यम आपका बदल रहा है। अब ध्यान से समझो, जैसे जैसे हम लोग प्रकाश किरण इधर नीचे बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश किरण हमारी ये ऊपर बढ़ती है। अब देखो, अगर हम आपसे कहें इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो आपका जवाब आएगा 90 डिग्री। अब ध्यान दो, अगर इस प्रकार को इसी प्रकाश की किरण को थोड़ा और नीचे कर दे तो ये ऊपर निकल जाएगी और यह घटना हो जाएगी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, यानी आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जैसे ही आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री, यानी आपतन कोण है, ये धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए लिख दिया हमने, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और जैसे ही R का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से डिनोट करते हैं। फिर से समझो अब इसकी डेफिनेशन, जो लोग रट्टा मारते हैं आज उनको असली में समझ में आएगा कि ये डेफिनेशन निकली कहाँ से। लिखा है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। तो माध्यम आपका सघन हो गया और ये आपतन कोण हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, इस क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कोई नई चीज नहीं है, आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, लेकिन कब? जब R का मान 90 डिग्री हो जाए। आई होप आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर से समझ लीजिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी एक लिमिट होती है, जैसे जैसे हम प्रकाश किरण को नीचे करते हैं, जैसे जैसे हम प्रकाश किरण को नीचे बढ़ाते जाते हैं, ये प्रकाश किरण ऊपर बढ़ती जाती है और एक वो लास्ट कंडीशन जब हम लोग उस जल के बराबर आ जाए, यानी ना कांच में रहे ना जल में, एकदम बराबर सतह पर आ जाए, तो हमारे उस स्थिति में जो R है वो हो जाएगा 90 डिग्री। R कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जैसे ही R 90 हो जाएगा, प्रयोग यहाँ पर रोक दीजिए। अब इसी आपतन कोण का रूप बदल जाता है और ये कहा जाएगा अब क्रांतिक कोण। अब ये आपतन कोण नहीं कहा जाएगा। जैसे अपने देश में एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपने देश में कही जाती है, लेकिन चीन में उसको सांपों के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो नदी वही है, नाम अलग है। वैसे ही आपतन कोण, अभी तो यह आपतन कोण है जब तक R 90 से कम रहता है। जैसे ही आपका अपवर्तन कोण यानी R का मान 90 डिग्री हो जाएगा, अब यह आपतन कोण नहीं रहेगा। अब इसी आपतन कोण को कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण और इसका फार्मूला होता है N = 1/sin C। ठीक, किसी वीडियो में एक दिन इसको भी प्रूव करवाएंगे हम लोग कि ये N = 1/sin C कहाँ से निकल के आया। ये भी स्नेल के नियम से निकल कर आता है। ठीक, इसकी प्रूविंग हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। तो N = 1/sin C, यहीं पर C आपका है क्रांतिक कोण। ठीक, यानी क्रांतिक कोण को C से डिनोट करते हैं और यहाँ पर N आपका है अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। तो आई होप आप क्रांतिक कोण समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि पिछले लेक्चर को भी इसमें हमने लोगों ने फिर से कवर किया, क्विक रिवीजन किया है। ठीक, तो क्रांतिक कोण आप समझ गए होंगे। फिर से समझो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, या उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। प्रयोग कैसे हुआ? जैसे जैसे प्रकाश किरण नीचे लाते जाओगे, ये विरल माध्यम है, वैसे वैसे प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती जाएगी और दूर हटते हटते वो कंडीशन जब R का मान आपका 90 हो जाए तो फिर उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। यही डेफिनेशन, और यहीं से डेफिनेशन आपकी
सीखने के लिए। कुछ नया नहीं है, साइंस में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको, बस ऐसे ही धैर्य बनाए रखिए, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने से चीजें ज्यादा अच्छा रहेगा और आप नोट्स में जरूर लिखते जाइए जिस हिसाब से हम समझा रहे हैं, ठीक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।